पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख सुदर्शन झील नामक झील का पुनरुद्धार कार्य किए जाने का वर्णन करता है? तो वो है रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख, ऑप्शन नंबर ए। सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने पश्चिमी भारत में सिंचाई की सुविधा हेतु कराया था। मौर्य शासक अशोक के समय पर यवनराज तुषास्य ने उस झील पर बांध बनवाया था। रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख इस झील के पुनरुद्धार कार्य किए जाने का वर्णन करता है। अगला प्रश्न है कि सिविल के संक्षिप्त नाम से जाने जाने वाली एजेंसी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संबंधित है बैंकिंग क्षेत्र से, ऑप्शन नंबर बी। सिविल क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2000 में। रिजर्व बैंक की सिद्दीकी समिति की सिफारिश पर की गई थी इसकी स्थापना। सिविल का कार्य भारतीय नागरिकों के साथ साथ कंपनियों की क्रेडिट रेटिंग के बारे में जानकारी एकत्रित करना है और क्रेडिट रेटिंग प्रदान करना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की एक फसल नहीं है? तो वो है कपास, ऑप्शन नंबर सी। बाकी चना, सरसों और जौ, और ये तीनों हैं रबी की फसलें। तो रबी की फसल सामान्यतः अक्टूबर नवंबर के महीनों में बोई जाती है। इन फसलों की बुआई के समय पर कम तापमान और पकते समय पर शुष्क और गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है, जैसे कि चना, जौ, सरसों, अलसी, मटर, आलू। जबकि कपास एक खरीफ की फसल है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने शरीर के बाहर भोजन विखंडित करने के पश्चात उसे अवशोषित करता है? तो वो है राइजोपस, ऑप्शन नंबर सी। राइजोपस मुख्य रूप से एक मृतोपजीवी कवक होता है जो अपने शरीर के बाहर भोजन विखंडित करने के पश्चात उसे अवशोषित करता है। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत में चौरी चौरा कांड घटित हुआ था? तो ये घटित हुआ था संयुक्त प्रांत में, ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चौरी चौरा नामक स्थान पर 4 फरवरी 1922 को आंदोलनकारी भीड़ ने पुलिस के 22 जवानों को थाने के अंदर जिंदा जला दिया। इस घटना से महात्मा गांधी अत्यंत आहत हुए और उन्होंने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया और यह घटना चौरी चौरा कांड के नाम से प्रसिद्ध हुई। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से किस फसल की कृषि लगभग विशिष्ट रूप से दक्षिणी राज्यों में केंद्रित है? तो वो है कॉफी की, ऑप्शन नंबर ए। भारत में कॉफी का उत्पादन मुख्य रूप से दक्षिण भारतीय राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों में होता है, जिसमें कर्नाटक राज्य में अधिकतम 70%, केरल और तमिलनाडु में उत्पादन होता है। यानी कि कर्नाटक में, केरल में और तमिलनाडु में, जिसमें सबसे ज्यादा होता है कर्नाटक में। भारतीय कॉफी दुनिया भर में सबसे अच्छी गुणवत्ता की कॉफी मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा? तो इसका जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 129, ऑप्शन नंबर एक। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसे अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति प्राप्त होगी। अनुच्छेद 111 तो इसके तहत राष्ट्रपति विधेयकों पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है। अनुच्छेद 119 तो संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। अनुच्छेद 135 तो विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयुक्त करना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन नंबर एक। देश के प्रमुख जलप्रपात, तो जलप्रपात नदी और उनकी अवस्थिति। तो चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर बना है छत्तीसगढ़ राज्य में। कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर बना है मध्य प्रदेश में। मीन मुट्टी जलप्रपात बना है कल्लार नदी पर
केरल राज्य में, जबकि थलैयार जलप्रपात मंजलार नदी पर बना है तमिलनाडु राज्य में। मैग्नस कार्लसन डैश के एक अंतरराष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी हैं, तो ये है नॉर्वे के, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में दैमाबाद नामक ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति स्थल स्थित है, तो यह है महाराष्ट्र में। ताम्र पाषाण युग, जिस काल में मनुष्य ने पत्थर और तांबे के औजारों के साथ साथ प्रयोग किया, उस काल को ताम्र पाषाण काल कहते हैं। इसे नवपाषाण और ताम्र पाषाण काल भी कहते हैं। सर्वप्रथम जिस धातु को औजारों में प्रयोग किया था वह थी तांबा। जोरवे संस्कृति 1400 से 700 ईसा पूर्व महाराष्ट्र ग्रामीण थी। फिर भी इनकी कई बस्तियों जैसे कि दैमाबाद और इनाम गांव में नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। जोरवे स्थलों में सबसे बड़ा है दैमाबाद। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके हृदय में दो प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, तो इसका जवाब है स्कोलियोडोन्स, ऑप्शन नंबर ए। स्कोलियोडोन्स कार्डेटा संघ का एक जीव है जिसे आमतौर पर डॉगफिश या डॉग शार्क के नाम से भी जाना जाता है। वे शिकारी होते हैं और अपने शक्तिशाली जबड़ों से शिकार पर हमला करते हैं। प्रमुख लक्षण है कि इनका हृदय द्विवेशमी होता है और केवल अशुद्ध रक्त ही पंप करता है। इनमें श्वसन क्रिया के लिए गिल्स पाए जाते हैं जो जल में विलीन ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि लोटिया नामक गीतों का संबंध पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से है, तो इसका जवाब हो जाएगा कि राजस्थान राज्य से। लोटिया नामक गीतों का संबंध पारंपरिक रूप से राजस्थान राज्य से है। इसे किसानों के द्वारा खेत में काम करते समय गाया जाता है। यह त्योहार चैत्र माह में मनाया जाता है। महिलाएं तालाब और कुओं से पानी भरकर लोटा और कलश में लाती हैं तथा उन्हें फूलों से सजाती हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय लेखाकरण प्रथाओं के अनुसार वास्तविक जीडीपी प्राप्त करने के लिए सांकेतिक सरल घरेलू उत्पाद में निम्नलिखित में से किसे समायोजित किया जाता है, तो इसका जवाब हो जाएगा मुद्रास्फीति को, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय राष्ट्रीय लेखाकरण प्रथाओं के अनुसार वास्तविक जीडीपी प्राप्त करने के लिए सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद में मुद्रास्फीति को समायोजित किया जाता है। जब मांग और आपूर्ति में असंतुलन पैदा होता है तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। कीमतों में इस वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं। अगला प्रश्न है कि पीएम स्वनिधि नामक योजना के लिए लक्षित समूह निम्नलिखित में से कौन सा है, तो वो है रेहड़ी वाले। भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रबंधन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई। प्रारंभ में इसका केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे वर्ष 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। यद्यपि प्रारंभ में यह निजी स्वामित्व वाला बैंक था, लेकिन 1949 में राष्ट्रीयकरण के बाद इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं। करेंसी नोटों का निर्गमन, सरकारी बैंकर के रूप में, बैंकों के बैंक के रूप में, विदेशी विनिमय को नियंत्रित करना, साख नियंत्रण और आंकड़ों का संग्रहण और प्रकाशन, तो ये सभी कार्य भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस फसल की आनुवंशिक रूप से संवर्धित किस्म को भारत में उगाने की अनुमति है, तो वो है कपास को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा, तो ये वर्णित है अनुच्छेद 40 में, ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 40 तो ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा जो भाग 3 में है। अनुच्छेद 34 तो जब किसी क्षेत्र पे सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग के द्वारा मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध प्रदान करना। अनुच्छेद 48 तो कृषि और पशुपालन का संगठन राज्य आधुनिक व वैज्ञानिक तर्ज पर करेगा। अगला प्रश्न है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट
अरब सागर का नहीं है, तो वो है राधानगर बीच, ऑप्शन नंबर बी। अरब सागर तो हिंद महासागर का पश्चिमोत्तर भाग लगभग 38,62,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है और यूरोप व भारत के बीच में मुख्य समुद्री मार्ग के एक हिस्से को निर्मित करता है। यह पश्चिम में अफ्रीका अंतरीप और अरब प्रायद्वीप से, उत्तर में इराक और ईरान, पूर्व में भारत और दक्षिण की ओर हिंद महासागर के शेष भाग से घिरा हुआ है। भारतीय अरब सागर के समुद्री तट हैं बरकला बीच केरल, पोलोलेम बीच गोवा, केलंगूट बीच उत्तरी गोवा, राधानगर बीच अंडमान द्वीप, गणपति फुले बीच महाराष्ट्र और मरारी बीच केरल आदि। ईस्ट में अवायवीय श्वसन के दौरान निम्नलिखित में से कौन से उत्पाद बनते हैं? तो इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी। ईस्ट एक कोशिकीय जीव है। ईस्ट अवायवीय रूप से श्वसन करते हैं और इस प्रक्रिया के समय एल्कोहल निर्मित करते हैं। इनका उपयोग शराब और बियर बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि जिस दर पर किसी देश का केंद्रीय बैंक अपने क्षेत्र में वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है, उसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो रिवर्स रेपो दर, ऑप्शन नंबर ए। तो रिवर्स रेपो दर जिस दर पर किसी देश का केंद्रीय बैंक अपने क्षेत्र में वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है, उसे कहा जाता है रिवर्स रेपो दर। सामान्यतः बाजार में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाने पर उसमें कमी लाने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक के द्वारा बड़ी ब्याज दरों पर कमर्शियल बैंकों को अल्प अवधि के लिए नकदी बैंक में जमा करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि मानव तंत्रिका तंत्र के संदर्भ में तंत्रिका कोशिका का निम्नलिखित में से कौन सा भाग सूचनाएं प्राप्त करता है? तो इसका जवाब हो जाएगा दुर्मास्म यानी कि डेंड्राइट। तो डेंड्राइट एक न्यूरॉन के अंत में मौजूद उंगली जैसी संरचनाएं या शाखाएं होती हैं। डेंड्राइट तंत्रिका तंत्र के कोशिका शरीर से निकलने वाले छोटे शाखाओं वाले तंतु होते हैं जो कि विद्युत संदेश प्राप्त करने का कार्य करते हैं। डेंड्राइट्स का कार्य प्राप्त जानकारी को न्यूरॉन के सोमा यानी कि बॉडी में स्थानांतरित करना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति थे? तो वो थे जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर बी। पहले उपराष्ट्रपति थे एस राधाकृष्णन, दूसरे थे जाकिर हुसैन, तीसरे बीबी गिरी, चौथे गोपाल स्वरूप पाठक, पांचवें थे बीडी जत्ती, छठे थे न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, सातवें थे आर वेंकट रमन, आठवें थे शंकर दयाल शर्मा। अगला प्रश्न है कि अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस देश के जलमाप कार्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है? तो वो है यूके, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि वर्ण परिचय नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? तो ये लिखी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। इनका जन्म हुआ था 26 सितंबर 1820 को पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में एक ब्राह्मण परिवार में। वह बंगाल के प्रसिद्ध दार्शनिक, समाज सुधारक, शिक्षाविद, उद्यमी और परोपकारी व्यक्ति थे। वे बंगाल के पुनर्जागरण के स्तंभों में से एक थे। उन्हीं के प्रयासों से 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून पारित हुआ था। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं वर्ण परिचय 1855, मैरिज ऑफ हिंदू विडोज 1856। 1946 में अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया था? तो बलदेव सिंह को, ऑप्शन नंबर ए। कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम सरकार और उससे संबंधित मंत्री। तो जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामलों और राष्ट्रमंडल। वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। बलदेव सिंह रक्षा मंत्रालय। जॉन मथाई उद्योग और आपूर्ति मंत्रालय। सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री। राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि मंत्री। आसफ अली रेलवे मंत्री। जगजीवन राम श्रम मंत्री। अगला प्रश्न है कि प्राचीन कालीन लाड़ खान मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो यह है ऐहोल में, ऑप्शन नंबर डी। लाड़ खान का मंदिर ऐहोल समूह के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। इसका निर्माण चालुक्य वंशीय राजा
पुलकेशन प्रथम के द्वारा लगभग 553 ईस्वी में कराया गया था। यह मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित है और ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण सूर्य देव की आराधना के लिए किया गया था। आज इस मंदिर को शिव जी के प्राचीन मंदिरों के रूप में देखा जाता है, लेकिन मुस्लिम शासकों के द्वारा इसको आवास के रूप में अपनाने के बाद इसका नाम लाड़ खान मंदिर पड़ा। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय के द्वारा की गई घोषणाओं को अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है? तो वो है लिनलिथगो, ऑप्शन नंबर सी। तो 8 अगस्त 1940 को भारत के तत्कालीन वायसराय लिनलिथगो ने एक प्रस्ताव रखा जिसे कहा गया अगस्त प्रस्ताव। इसके मुख्य प्रावधान है कि युद्ध संबंधी विषयों पर विचार हेतु युद्ध परामर्श समिति का गठन किया जाएगा। अल्पसंख्यकों को विश्वास में लिए बिना किसी भी संवैधानिक परिवर्तन को लागू नहीं करना। युद्ध के समाप्त होने पर विभिन्न भारतीय दलों के प्रतिनिधियों की सभा बुलाकर उनके साथ संवैधानिक विकास पर विचार विमर्श करना। अगला प्रश्न है कि भारतीय कृषि के संदर्भ में बेवर, दहिया और पोडू शब्द निम्नलिखित में से किसके स्थानीय नाम हैं? तो ये सभी है खेती का आदिम स्वरूप, ऑप्शन नंबर सी। भारत में स्थानांतरण कृषि के स्थानीय नामों की सूची है इस प्रकार। स्थानीय नाम और क्षेत्र, तो झूम है पूर्वोत्तर भारत में, बेवर और दहिया है मध्य प्रदेश में, दीपा है बस्तर जिले में, पोडू है आंध्र प्रदेश में, कमन, बींगा और धाबी है ओडिशा में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी जीव रेशे का एक सामान्य स्रोत नहीं है? तो वो है जेब्रा। लामा, अल्पाका, अंगोरा बकरी तथा भेड़ जैसे स्तनपायी जीव रेशे या फाइबर का एक सामान्य स्रोत है, जबकि फाइबर जेब्रा से नहीं प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानवों में शारीरिक विकास को विनियमित करने वाला हार्मोन स्रावित करती है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि कपाल की स्फेनाइड हड्डी में एक गड्ढे में स्थित होती है। इसको सेला टर्सिका कहते हैं। इसका भार लगभग 0.6 ग्राम होता है। इसे मास्टर ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन तथा उनके कार्य। सोमैटोट्रोपिक हार्मोन एसटीएच, तो यह शरीर की वृद्धि, विशेषतः हड्डियों में वृद्धि को नियंत्रित करती है। एसटीएच की अधिकता से भीमकाय अथवा एक्रोमेगली विकार उत्पन्न होते हैं, जिसमें मनुष्य की लंबाई सामान्य से बहुत अधिक बढ़ जाती है और इसकी कमी से मनुष्य में बौनापन होता है। एसीटीएच हार्मोन, तो एड्रीनल कोर्टेक्स के स्राव को नियंत्रित करती है। टीएसएच हार्मोन थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करती है। अगला प्रश्न है कि पावलकुट नामक जनजातीय पर्व पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है मिजोरम से। पावलकुट भारत में दिसंबर में आयोजित होने वाला मिजोरम का जनजातीय पर्व है। पावल का अर्थ है पुआल, इसलिए इसे पुआल की कटाई का त्योहार भी कहते हैं। यह आमतौर पर दिसंबर में फसल कटाई के बाद मनाया जाता है। धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी। धमेक स्तूप उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास सारनाथ में स्थित है, जिसका निर्माण कराया था सम्राट अशोक ने। यह वही स्थान है जहां पर महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे धम्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। धमेक स्तूप एक ठोस गोलाकार बुर्ज की भांति है और इसका व्यास है 28.35 मीटर, जबकि ऊंचाई है 39.01 मीटर। अगला प्रश्न है कि 1993 में निम्नलिखित में से कौन दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रथम मुख्यमंत्री बने? तो वो थे मदन लाल खुराना, ऑप्शन नंबर सी। मदन लाल खुराना 15 अक्टूबर 1936 से 27 अक्टूबर 2018 एक भारतीय राजनीतिज्ञ तथा 1993 से 1996 तक दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रथम मुख्यमंत्री बने। 1993 में दिल्ली अपने स्वयं के विधानमंडल और मुख्यमंत्री के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति उपराज्यपाल की सलाह पर दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है।
भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या की एक सीमा निर्धारित की गई? तो 91वां संविधान संशोधन। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की जो कुल संख्या है वो लोकसभा की कुल क्षमता या सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। निम्नलिखित में से किस वर्ष में बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस के अलग हुए गुट फिर से एक हो गए? तो वर्ष 1916 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष ने। इसी अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में बटी, नरम दल और गरम दल। पुनः नरम दल और गरम दल कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट की सहायता से एक हुए। इसे लखनऊ समझौता भी कहा जाता है। लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। लखनऊ समझौते में मुस्लिम लीग भी कांग्रेस के साथ मिल गई। अगला प्रश्न है कि मड़ई नामक जनजातीय पर्व पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है छत्तीसगढ़ से। मड़ई महोत्सव छत्तीसगढ़ राज्य के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे मुख्य रूप से गोंड जनजाति के लोगों के द्वारा बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह त्योहार दिसंबर से मार्च तक मनाया जाता है। तो छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य प्रमुख त्योहार हैं गोंचा महोत्सव, भोरम देव महोत्सव, मल्हार महोत्सव और करिया दुर्गा महोत्सव। तो ये चार जो हैं वो अन्य प्रमुख महोत्सव हैं। अगला प्रश्न है कि एमसे नामक जनजातीय पर्व पारंपरिक रूप से संबंधित है? तो नागालैंड से। एमसे एक फसल का त्योहार है जो कि नागालैंड की राजधानी कोहिमा में मनाया जाता है। यह त्योहार मुख्य रूप से पोचुरी नागा जनजाति के द्वारा फसल उत्सव के रूप में मनाया जाता है। नागालैंड के अन्य प्रमुख त्योहार हैं हॉर्नबिल महोत्सव, आओलंग, मोआत्सु, सेक्रेनेई आदि। अगला प्रश्न है कि भारत में साइमन कमीशन निम्नलिखित में से किस वर्ष में आया था? तो ये आया था 1928 में। ब्रिटिश सरकार ने जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यों वाला आयोग बनाया, जिसके सभी सदस्य थे ब्रिटेन के। कांग्रेस ने कहा इसे श्वेत कमीशन और 8 नवंबर 1927 को इस आयोग की हुई स्थापना की घोषणा हुई इसकी। इस समय भारत का वायसराय था इरविन। इस आयोग में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया, जिसके कारण भारत में इस कमीशन का तीव्र विरोध हुआ और 3 फरवरी 1928 को जब आयोग के सदस्य बंबई पहुंचे तो इसके खिलाफ एक अभूतपूर्व हड़ताल का आयोजन किया गया। काले झंडे, साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 106 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का वेतन निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो संसद के द्वारा। अनुच्छेद 106 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के वेतन और भत्ते का निर्धारण समय समय पर संसद के द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 52 भारत के राष्ट्रपति का प्रावधान है। अनुच्छेद 79 संसद का गठन। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग।